हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। यूनियन बजट हुआ संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अमृतकाल का बजट। देशवासियों को मिली बड़ी सौगातें। बायोटीन के दावे को लेकर बड़ा खुलासा। विटामिन B7 है बायोटीन, बड़ी कंपनियां कर रही हैं गुमराह। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे का हुआ आयोजन। समुद्री हितों की रक्षा करना मकसद। प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी भी चार्टर में है शामिल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि इस बुलेटिन को यदि अगर आप PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023-24 को संसद में पेश किया। संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर जाना जाता है। इसके जरिए सरकार वित्त वर्ष में होने वाले खर्च और प्राप्तियों का विवरण पेश करती है। ये वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक लागू रहता है। साल 2017 में विवेक देबोराय समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ पेश किए जाने का फैसला लिया गया। आइए अब बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। बजट में अमृतकाल के लिए विजन दिया गया है। इसमें युवाओं को फोकस करते हुए अवसरों की बात, समृद्धि और रोजगार के अवसर और एक स्थायी सशक्त मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कही गई है। बजट में 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है। इनमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश, ग्रीन ग्रोथ, वित्तीय क्षेत्र और क्षमताओं को उजागर करना शामिल है। कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को गठित करने की बात भी कही गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। बजट में हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात भी कही गई है, जिससे हाई वैल्यू वाली हॉर्टिकल्चर फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकेगा। बजट में भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक हब बनाने की बात भी कही गई है। मोटे अनाज की ब्रांडिंग श्री अन्न के तौर पर की जाएगी। इसके लिए हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। डेयरी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ICMR लैब्स के जरिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च करने की बात भी कही गई है। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए स्वास्थ्य पर GDP का 2.1% खर्च तय किया गया है, जो कि वर्ष 2019 में 1.4% था। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के गठन की बात कही गई है। राज्यों को पंचायत और वार्ड के स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरी गठित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने बजट में अपनी उपलब्धियों का जिक्र भी किया है। इसके मुताबिक ग्रामीण घरों में 9 करोड़ पीने के पानी के कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। PM किसान योजना के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफर किया गया है। PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया गया है। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ खाते खोले गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस दिए गए हैं। शहरी बेरोजगारी की दर पिछले 4 सालों में सबसे कम बताई जा रही है। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन का प्रस्ताव किया गया है। PGTV से मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से है। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया है। PVTG 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सतत सिंचाई सुविधा के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्राचीन इंस्क्रिप्शंस के लिए भारत श्री यानी
शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस के गठन की बात कही गई है। सरकार ने अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश के लिए इंसेंटिव देने की बात कही है। सरकार का दावा है कि इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दिखेगा, जो कि समृद्धि और रोजगार को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। राज्य सरकारों को 50 सालों तक अवसंरचना निवेश के लिए इंस्टेंट फ्री लोन मुहैया कराया जाएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के गठन की बात कही गई है। इससे टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में अवसंरचना विकास पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने बजट में नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्च करने की बात कही है, जिससे स्टार्टअप्स और अकादमिक क्षेत्रों के रिसर्च के लिए डाटा तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। लैब ग्रोन डायमंड्स के रिसर्च के लिए ग्रांट्स दी जाएगी, जिससे आयात पर निर्भरता खत्म हो सके। 5G सर्विसेज पर आधारित एप्लीकेशंस के विकास के लिए 100 लैब्स के गठन की बात कही गई है। ई कोर्ट्स के फेज 3 को लॉन्च करने की बात कही गई है, जिससे न्याय का प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो सके। 7 प्राथमिकताओं में ग्रीन ग्रोथ की बात भी कही गई है। इसके लिए सरकार कई प्रस्ताव लेकर आई है। पीएम प्रणाम यानी प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ लॉन्च करेगी। इसका मकसद केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग को कम करना होगा। मैंग्रोव वनों के संरक्षण के मकसद से मिष्ठी MISHTI यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम को लॉन्च करने की बात कही गई है। आर्द्र भूमियों के लिए अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा। राज्यों को यूनिटी मॉल गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां पर GI टैग, एक जिला एक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक की बचत की जा सकेगी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के मकसद से नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री के गठन की बात भी कही गई है। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम की डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्यों को राज्य कोषीय घाटा GDP के मुकाबले 3.5% रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक की आय वालों पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। मंत्रालयों में सबसे ज्यादा फंड एलोकेशन रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का आउटलेट सौंपा गया है। MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए 9,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। लंबे वक्त से कुछ कंपनीज द्वारा बायोटीन को बालों और नाखूनों के लिए एक मैजिक पिल की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब यह है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि बायोटीन स्वस्थ बालों और नाखूनों का शर्तिया इलाज है। इस पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने चिंता जाहिर की है। उनके मुताबिक इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। साथ ही बायोटीन का अंधाधुंध प्रयोग व्यक्ति के स्वास्थ्य को नकारात्मक तौर पर प्रभावित भी करता है। गौरतलब है कि विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। ये वाटर सॉल्युबल यानी जल में विलेय विटामिन है। ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में एंजाइम्स की मदद करता है। इसकी कमी से हेयर फॉल, त्वचा और नाखूनों की हेल्थ खराब हो सकती है। हालांकि इनके सप्लीमेंट लेने से इनमें सुधार हो जाएगा, ऐसा दावा कोई रिपोर्ट नहीं करती। बायोटीन मीट, एवोडेको, शकरकंद, नट्स, उबले अंडे और सीड से हासिल होता है। आपको बता दें कि विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं। विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से कीलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 को नियासिन नाम से जानते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से सफेद बाल के लक्षण दिखते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन B7 के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं और विटामिन B12 को साइनोकोबलामिन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है। 1 फरवरी को हर साल ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। ICG भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
आईसीजी को डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा हेड किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं। आईसीजी के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कोस्टल ऑफ ऑफशोर सिक्योरिटी, मरीन सेफ्टी, मरीन एनवायरमेंट प्रोडक्शन, युद्ध के समय राष्ट्रीय रक्षा और साइंटिफिक असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है। ये कस्टम और अन्य अथॉरिटीज के साथ मिलकर एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस भी चलाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है सेम्पर पेराटस, यानी टू फाइट टू रेस्क्यू। आईसीजी केवल समुद्रों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लैंड एजेंसीज भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। आईसीजी के चार्टर में मरीन पोल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी भी शामिल की गई है, जिससे भारत हिंद महासागर में होने वाली समुद्री घटनाओं के लिए पहला रिस्पोंडेंट बन सके। चलिए आइए नजर डालते हैं अब आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर पैंटोथेनिक? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। पीवीटीजी 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य में रहते हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। आइए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न था, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। इनकी सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। यह एक राजकोषीय संघवाद की अवधारणा पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए और अपना विकल्प चुनिए। केवल एक, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी 1, 3 और 4। दूसरा कथन गलत है। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जयंती पटनायक प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थीं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सभी खबरें संदर्भित रूप से समझ में आई होंगी। फिर कल मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।